अभी कुछ समय पहले मैंने इंडिया में 4-5 लोगों का इंटरव्यू किया जिन सब का सिलेक्शन जापान के लिए होना था। उसमें से एक कैंडिडेट बाकी राउंड्स के बाद जो सैलरी नेगोशिएशन स्टेज था उस पर मैंने उनसे पूछा कि आप जापान के लिए कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है आपकी। उन्होंने मुझे बताया कि उनका इंडिया के अंदर पैकेज अभी 9 लाख रुपीज़ पर एनम है, उसके ऊपर कम से कम 40% हाइक मिलनी चाहिए। 40% हाइक का मतलब होता है 12.5 लाख या 13 लाख रुपए एक साल के। मैंने उन्हें समझाया कि इसमें आप जापान में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परदेस इन जापान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड टू सर्वाइव और लिव इन जापान। आप में से बहुत से लोग जो जापान में जॉब सर्च कर रहे हैं या जापान में जॉब करना चाहते हैं, अक्सर वो ये जानते नहीं हैं कि जापान में अगर उन्हें जॉब मिलती भी है तो उन्हें कितनी सैलरी मांगनी चाहिए। इंडिया के अंदर उन्हें वेजेस के बारे में पता है कि अच्छा हमें इतनी इनकम होगी तो हमारा इतना खर्चा होगा। फिर वो क्या करते हैं, अगर जापान में जॉब मिलती भी है या इंटरव्यू भी देते हैं तो वो ऑनलाइन सर्च मारते हैं, इंटरनेट पे कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक करते हैं, किसी फ्रेंड से पूछते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत से ऐसे इंडियंस देखे हैं जो जापान में जाके फंस जाते हैं। अगर उनकी सैलरी इंडिया के अंदर 1 लाख भी है, उन्हें जापान में कोई 2 लाख भी कह के बुलाता है, उन्हें लगता है कि मैं डबल सैलरी में जापान जा रहा हूँ। लेकिन जब वो जापान में जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना महंगा है वहाँ पे कि उनके रेंट और खाने के बाद 1 रुपया बचता भी नहीं है। उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें कितना मांगना है जापान के अंदर। मैं इसके बारे में आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपने और भी देखे होंगे। तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एक आईटी कंपनी के अंदर ओवरसीज़ बिजनेस हेड की हैसियत से काम करता हूँ। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट लेवल के और इंजीनियर्स को भी हायर करता हूँ। सैलरी नेगोशिएशन और ये सब मैं बहुत लंबे समय से करता आ रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ऐसा नंबर दे पाऊँ जिससे आप कम से कम इस जापान में आके इतना तो पैसा मांग सकें या कमा सकें कि आपको जापान पहुंचने के बाद कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैलरी जो जापान के अंदर फ्रेश ग्रेजुएट को मिलती है या फ्रेशर्स को मिलती है, जिसे हम इंडिया में फ्रेशर्स कहते हैं, वो लगभग 2,20,000 से लेकर 2,50,000 JPY के बीच है पर मंथ। ये आप किसी भी प्रीफेक्चर में चले जाइए, टॉप सिटीज़ जो हैं टोक्यो, ओसाका, नागोया, हर जगह पे लगभग इतनी या इसके आसपास ही है। डिपेंड करता है उस प्रीफेक्चर की मिनिमम वेजेस के ऊपर और किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर। 2 लाख अगर हम 50,000 लेके चलें जापानीज येन पर मंथ, तो अगर आप इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग होता है 1,80,000 के आसपास या 1,75,000 के आसपास। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसकी सैलरी इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए है, जो एक मैरिड है और जिनके बच्चे भी हैं, अगर वो सोचे कि इंडिया में मैं 1 लाख कमा रहा हूँ और जापान में तो मुझे 1,80,000 मिल रहे हैं, और बिना वो जाने पहचाने और बिना सोचे वो अगर जापान इस सैलरी में आ जाएगा तो बहुत ही ट्रबल में, बहुत ही परेशानी में फंस जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जापान में जो मैरिड हैं या जो कपल हैं जिनके बच्चे हैं, वो अगर जापान इस सैलरी में आते हैं तो वो अपना खाने और पीने का भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जापान इतना एक्सपेंसिव है। उन लोगों के लिए 4 लाख से कम पर मंथ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जापान के अंदर। लेकिन हाँ, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, जिनकी सैलरी, जो भी फ्रेशर हैं या बैचलर हैं, जो इंडिया में 40-50, जो इंडिया के अंदर 30 से लेकर 40,000 के बीच में है, इस रेंज में है, 40,000 से नीचे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि जापान में आके आप 1-2 साल अगर उस कंपनी में काम करेंगे भी, अगर आपको 2,50,000 मिल भी रहा है और चलो आपने 1.5 लाख रुपए अपने खर्चे में उड़ा भी दिया महीने का, उसके बाद भी आपके पास 1 लाख येन यानी कि 70,000 रुपीज़ आप आराम से सेव कर सकते हैं। 1-2 साल के बाद जब आप जॉब स्विच मारेंगे तो या उसी कंपनी के अंदर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो 2.5 लाख के बाद आप सीधा 3.5 लाख, 3 लाख या कई कई जगह पे 4 लाख में भी जा सकते हैं। तो फ्रेशर्स अगर आप हैं, अगर फ्रेशर्स में आप एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 2,20,000 या 2,50,000 में भी ज्वाइन करना आपके लिए ख़राब नहीं है। लेकिन जो मैरिड हैं या जो कपल हैं, वो लोग अगर जापान आना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है इस सैलरी में अगर आप अंदर एंटर करते हैं। मिनिमम सैलरी आपके लिए मिनिमम, अगर एकदम मिनिमम मैं कहूँ तो 3.5 लाख JPY पर मंथ होनी ही होनी चाहिए। उसके अंदर भी आपके लिए आप अच्छी तरह से खर्चा नहीं कर पाएंगे।
और अगर आपके पास आपके बच्चे भी हैं, आपके किड्स भी हैं, तो आपको मिनिमम 4 लाख से लेकर 5 लाख JPY पर मंथ होना ही होना चाहिए, क्योंकि जापान के अंदर फ़ी भी बहुत एक्सपेंसिव है। जो स्कूल फीस और ट्यूशन फीस बच्चों की होती है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि आप कैसे सैलरी मांगे, आप नेगोशिएट कैसे करें। अगर आपका सिलेक्शन हो भी रहा होता है, आप फाइनल सैलरी नेगोशिएशन स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो किस तरह से पैसे मांगे और कितने पैसे मांगे। सबसे आसान तरीका है, आप पहले अपनी इंडियन सैलरी को कैलकुलेट कीजिए कि आपके पास इन हैंड कितना सैलरी पर मंथ आ रहा है। आप उसको इवेल्युएट कीजिए जापान से कि अगर मैं जापान जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा इंडिया में ये खर्चा होता है, क्योंकि हर इंसान का एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अलग होता है। कई लोग हर हफ्ते मूवी देखने जाते हैं, कई लोग मूवी ना देखकर वो पैसे सेव करते हैं, कई लोग रोज़ बाहर खाना खाते हैं, कई लोग हफ्ते में 1 दिन बाहर खाना खाते हैं, या कई लोग बाहर खाना खाते ही नहीं हैं। तो अगर जो आपकी लाइफ इंडिया के अंदर है, उसी लाइफ को आप जापान में कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, सेम तरीके से आप जापान में जीने वाले हैं, तो आप जापान के एक्सपेंसेस देखिए कि वहाँ पे कितना एक्सपेंस होता है। जापान में शॉपिंग में आपका कितना पैसा लगेगा, शॉपिंग के बाद में आपका वहाँ पे आउटिंग आप करने जाते हैं, घूमते हैं बाहर, मूवी थिएटर जाते हैं, खाना खाते हैं, कितना पैसा लगेगा। वो सब कैलकुलेट करने के बाद अपनी इंडियन और जापानीज़ लाइफस्टाइल को इवेल्युएट करने के बाद ही आप सैलरी मांगिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने इंडिया में 4-5 लोगों का इंटरव्यू किया, जिन सब का सिलेक्शन जापान के लिए होना था। उसमें से एक कैंडिडेट बाकी राउंड्स के बाद जो सैलरी नेगोशिएशन स्टेज था, उस पर मैंने उनसे पूछा कि आप जापान के लिए कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है आपकी। उन्होंने मुझे बताया कि उनका इंडिया के अंदर पैकेज अभी 9 लाख रुपीज़ पर एनम है, उसके ऊपर कम से कम 40% हाइक मिलनी चाहिए। 40% हाइक का मतलब होता है 12.5 लाख या 13 लाख रुपए 1 साल के। मैंने उन्हें समझाया कि इसमें आप जापान में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जो मिनिमम पैकेज आपको दे रही है या सभी को आपको ऑफ़र कर रही है, वो है 21 लाख रुपए पर एनम। इससे कम आप जापान में रह ही नहीं सकते। मैं INR की बात कर रहा हूँ। वो उनके पास फिर कुछ शब्द नहीं थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप घर जाइए, थोड़ा और सोचिए, आपकी जो अभी की लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल से जापान को आप कंपेयर कीजिए कि वहाँ पे आप सेम लाइफस्टाइल कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना खर्चा आप करेंगे, वहाँ पे कितना सेव कर पाएंगे। अगर आप वहाँ जाके कुछ बचा ही ना पाए या सर्वाइव ही नहीं कर पाए तो वो भी अच्छा नहीं है। तो वो घर पे गए, घर पे जाके उन्होंने सीधा फिर 4 लाख रुपीज़ बोला कि मुझे 4 लाख चाहिए, मतलब पर मंथ का 4 लाख चाहिए लगभग। वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि केवल जापानीज़ लैंग्वेज आना, इस बेस पे आपको जापान में जॉब नहीं मिलती। आपके स्किल्स भी उतने अच्छे रहने चाहिए। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं, तो 2 चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। एक, आपकी स्किल्स, आपका स्किल सेट क्या है, आप लैंग्वेज के अलावा और क्या जानते हैं, आपके डोमेन नॉलेज आपको किस चीज़ की है, उस बेस पे आप सैलरी मांग सकते हैं। सेकंड, आप इंडिया की सैलरी को भूल जाइए, उसको जापान में कंपेयर कीजिए ही मत कि इंडिया में मेरी अगर 12 लाख भी है तो जापान में 18 लाख में भी मेरा फ़ायदा हो जाएगा। जापान में आप जापान के हिसाब से अपनी सैलरी कैलकुलेट करके फिर वहाँ पे मांगिए। आशा करता हूँ ये वीडियो उन सब लोगों की हेल्प करेगा जो लोग जापान में जॉब करने जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कितनी सैलरी मांगें या कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना रहेगा जापान के अंदर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।